ठीक है, सो दैट इज एनालॉजी। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो एनालॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में। तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है यार, 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इवन इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ पार्ट रहेगा जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, तो त्यागी सर कवर करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एनालॉजी इज अ इंपॉर्टेंट आई विल से टॉपिक है रीजनिंग में। तो कोई भी आई विल से नॉन टेक्निकल एग्जाम देते हो तो उसमें भी एनालॉजी पहले स्टडी करते हो। ठीक है, तो एनालॉजी का मीनिंग होता है यार सिमिलैरिटी, एनालॉगस, काफी बार वर्ड सुनते हो एनालॉगस, सिमिलैरिटी, कोरस्पॉन्डेंस रखना, कोरस्पॉन्डेंस, रिजेंबलेंस, कोरस्पॉन्डेंस, रिजेंबलेंस, सिमिलैरिटी, एनालॉजी। एनालॉजी फॉर एग्जांपल, इसमें मैं कुछ साइंस यूज करने वाला हूं। दिस इज कोलन, रेशियो बोल लो, कोलन बोल लो, दिस इज डबल कोलन। सिंगल कोलन, डबल कोलन, CD। ओके, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। यहां पर ये जो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम दिए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है। A इज रिलेटेड टू B, बीच में आपको यहां पर इसका जो मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। सो दैट इज रिलेटेड टू, A इज रिलेटेड टू B या B इज रिलेटेड टू A। देन यहां पर भी इसका जो मीनिंग है, सो दैट इज रिलेटेड टू। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है आपस में। देखेंगे रिलेशन क्या बनेगा। सर लीफ दिया हुआ है, ट्री दिया हुआ है, तो ट्री और लीफ में क्या रिलेशन होगा। लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री, तो रिलेशन क्या बना मेरे पास, पार्ट, कि सर वो उसका पार्ट है। एक कोई स्मॉल थिंग है, वो किसी बिगर थिंग का पार्ट है, तो रिलेशन बन गया मेरे पास कि वो कैसे रिलेटेड है आपस में। क्लियर और नॉट। देन उसके बाद जो डबल कॉलन है, डबल कॉलन का मीनिंग क्या है, सिमिलरली। अब जरूरी नहीं कि हर बार वो लेफ्ट हैंड साइड देगा, हो सकता है वो राइट हैंड साइड दे दे और लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ मिस कर दे, तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट रिलेशन। आपको वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो A और B और A में हो सकता है, C और D और A में भी हो सकता है। और कई बार वो क्या करता है कि अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप B और C और A और D या A और C या B और D को भी रिलेट कर सकते हो। क्लियर है। अब इन सभी जो टर्म्स इन्होंने यहां पर यूज की हैं, सिंगल कॉलन, डबल कॉलन, इसका जो मीनिंग है, सिंगल कॉलन का मीनिंग है रिलेशन। ठीक है, आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन का पता करना है जिनके बीच में सिंगल कॉलन लगा हुआ है। डबल कॉलन का मीनिंग क्या है, डबल कॉलन का मीनिंग है सिमिलरली। सिमिलर रिलेशन आपको C और D में एस्टेब्लिश करना है जो आपके पास A और B के लिए है। इतना सा मीनिंग है यार एनालॉजी का। नेम से ही क्लियर हो जाता है इसका मीनिंग क्या होगा। इसमें कुछ कॉलम्स वो यूज करता है, रेशो के साइंस यूज करता है, रेशो बोल सकते हो, प्रोपोर्शन बोल सकते हो, इसके साइन वो यूज करता है। ठीक है, उसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। एम आई क्लियर और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, और इवन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं रिलेशन बता नहीं पा रहा हूं A और B और C और D में। तो एक बार क्या ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि वो उसने B और C में कोई रिलेशन बन रहा हो, देन आपको A और D जो बाकी बचे हुए दो हैं उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर देना है। एम आई क्लियर और नॉट। अब इसके अलावा जो मैं यहां पर तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ये तो है इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इसका मीनिंग है वो है। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो तुम्हें और ध्यान में रखना है कि सर टाइप्स ऑफ एनालॉजी कौन कौन सी होंगी। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, एक होगा सर वर्ड एनालॉजी। कुछ वर्ड्स दिए मैं आपस में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, उनके बीच में एनालॉजी एस्टेब्लिश करनी है। एक होता है वर्ड एनालॉजी। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल के थ्रू इसे स्टडी करते हैं। ओके, देन लेट्स टेक दिस एग्जांपल।
पेज इज टू बुक हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, तो इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ इसने। पेज इज रिलेटेड टू बुक, कैसे स्टडी करूंगा? पेज इज रिलेटेड टू बुक, सिमिलरली लीफ इज रिलेटेड टू, ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट मूव हो रहे हो या राइट से लेफ्ट, तो वैसे ही दूसरे पार्ट में भी करना है। इसमें अगर लेफ्ट से राइट अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो इसमें भी लेफ्ट से राइट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? उल्टा नहीं करना है कि सर उसमें राइट से लेफ्ट कर दिया, तो गलत हो जाता है कई बार। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट ही जाना है, इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो इसमें भी राइट टू लेफ्ट ही जाना है। क्लियर और नॉट? तो पेज इज रिलेटेड टू बुक, कैसे है सर? रिलेशन क्या है दोनों में? पार्ट, कि सर पेज इज पार्ट ऑफ बुक, इसे ऐसे स्टडी करना है। ओके, यू हैव टू स्टडी दिस क्वेश्चन लाइक दिस, पेज इज पार्ट ऑफ बुक, सिमिलरली लीफ इज पार्ट ऑफ ट्री। तो आंसर बनेगा सी। यस और नो? क्लियर? तो ध्यान रखना यार इन बातों का, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो दूसरे पोर्शन में लेफ्ट टू राइट, एक में राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो दूसरे में भी राइट टू लेफ्ट ही जाना है जब रिलेशन एस्टेब्लिश करना। उल्टा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा कई बार। और हो सके तो इसमें एलिमिनेशन अप्रोच का यूज करो, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करो। कई बार आई विल से जो ये वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यूज एलिमिनेशन अप्रोच कि सर हाँ अनुराग इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं यार। तो यूज एलिमिनेशन अप्रोच, तो एलिमिनेशन अप्रोच यूज करना है जहां पर भी कंफ्यूजन हो। अवॉइड, आई विल से टू अवॉइड कंफ्यूजन यूज एलिमिनेशन अप्रोच, कि सर ये ऑप्शन तो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, उसे एलिमिनेट कर देना है। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो इसके अलावा आप तुम देख सकते हो ये है वर्ड एनालॉजी, मैंने कुछ वर्ड्स लिए और उनके बीच में यहां पर तुम्हें रिलेशन दिया, ठीक है? तो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। तो ये था एक और क्वेश्चन लेते हैं यार इसी में। नेक्स्ट, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? स्केल पाउंड कॉमोडिटी मेजरमेंट, करंट इज टू एम्पियर देन वेट इज टू, या करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर, सिमिलरली वेट इज रिलेटेड टू, हाँ जी। तो अब इसमें रिलेशन, यस पाउंड, रिलेशन कैसे आएगा यार? करंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, तो करंट की जो यूनिट है सो दैट इज एम्पियर। तो सिमिलरली वेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पाउंड, और तो कोई यूनिट नहीं दे रखा है यहां पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाउंड। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर तुम देख रहे हो इसमें जो तुम देख रहे हो इसमें था
इसमें आप क्या बोल सकते हो कि सर एक सबसेट दिया हुआ है, सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट का सबसेट था। यहां पर क्या दे रखा है, क्वांटिटी एंड यूनिट, उस क्वांटिटी दे रखी है और उसकी यूनिट दे रखी है। कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, क्वांटिटी यूनिट हो सकता है, देन उसके बाद सबसेट सेट हो सकता है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, कोज इफेक्ट हो सकता है कि सर आपको कोई कोज दे दिया है, कोई डिजीज दे दी है आपको, ठीक है, ठीक है, उसका कोज, ठीक है, और उसका इफेक्ट, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। यस और नो? तो जैसे आई विल से इसमें दिया हुआ जैसे दिस जो डिजीज है दैट इज ग्वाइटर, ठीक है, सो ग्वाइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। सो सिमिलरली जो अनीमिया है सो दैट इज रिलेटेड टू, तो जो ग्वाइटर होता है, कोज एंड इफेक्ट पर क्वेश्चन बन सकता है, कोज एंड इफेक्ट। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ जी, विटामिन, ब्लड, आयरन, वीकनेस, आयरन ऑफ कोर्स। तो जो ग्वाइटर है सो दैट इज आई विल से दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो रिलेशन क्या हो गया सर, एक डिजीज दे रखी है और एक उसका कोज दे रखा है, एक इफेक्ट दे रखा है, उसका कोज दे रखा है, इफेक्ट इधर आएगा, कोज इधर आएगा। इफेक्ट क्या है, अनीमिया, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है, सो दैट इज आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस तरह के रिलेशन बन सकते हैं यार, कोज एंड इफेक्ट, सबसेट सेट दे दे वो, ठीक है, देन उसके बाद मैंने बताया क्वांटिटी यूनिट दे दे, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट दे दे, ठीक है, तो थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर, ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट और उसके आई विल से जो इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या मेजर करता है, तो इसमें अगेन जो एनालॉजी वाला पार्ट है आई विल से, जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो जरूर काम आएगा। खासकर जो आपकी वर्ड एनालॉजी है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जो आपका जीके है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन बन सकता है, साइंस से क्वेश्चन बन सकता है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चन बन सकता है, एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन बना देगा कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करता, एंटोनिम सिनोनिम, कोई वर्ड दे दिया तुम्हें पता ही नहीं है उसका सिनोनिम दे रखा है या एंटोनिम दे रखा है इसमें एनालॉजी में, तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो अगेन एनालॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें जो वर्ड एनालॉजी वाला पार्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी में अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। Okay, so general awareness part has to be good for solving I will say questions on word analogy। कि सर वर्ड एनालॉजी दिया हुआ था, अब इस पे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है लेटर एनालॉजी, एंड थर्ड टाइप इज नंबर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी जैसे आप कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, उसमें अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग होती है उसके बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। देन जो इसके बाद जो नंबर एनालॉजी है उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आप यूज करते हो तो उससे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, उसमें एज इट इज आपको कोई जनरल अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट? तो उसमें रीजनिंग से काम चल जाता है लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी में, बट जो वर्ड एनालॉजी है इसमें जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम आई क्लियर? Okay, so let's do now. Let's solve some questions on this letter analogy. लेटर्स होंगे आपके A B C D E F,
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26 अल्फाबेट्स, 26 लेटर्स। हाँ जी, ध्यान रखना इसमें दो बात, दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन A to Z, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, A से Z की तरफ जाते हो, Z से A की तरफ जाते हो, ये है रिवर्स डायरेक्शन। Z के बाद दोबारा से A स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, 26, 27, 28, 29, 30 एंड सो ऑन। ओके, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई विल से इनकी नंबरिंग कर लेते हैं यार, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26, then 27, 28, 29, 30, so on। ओके, तो ये ऐसे चलता रहेगा यार, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है सर। एक निमोनिक है बहुत ही फेमस, इजोटी, याद करते हैं यार 5 के डिफरेंस पे, 5, 10, 15, 20, 25। कोडिंग डी कोडिंग में हमेशा यूज करोगे इजोटी, ज्यादातर क्वेश्चन इजोटी से सॉल्व हो जाएंगे, नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, इसके आसपास के लेटर्स की नंबरिंग वैसे ही निकाल लोगे। इसके अलावा भी कुछ लेटर्स की नंबरिंग याद कर सकते हो। F से होता है फिक्स, फिक्स 6, H हेट, H से वर्ड बनता है हेट 8, ठीक है। देन उसके बाद M से मैं बोलूंगा मिडल, तो 26 का मिडल क्या है 13, 26 का मिडल क्या है 13 है, यस और नो, 26 का मिडल 13 है। देन उसके बाद आप बोल सकते हो दिस T20, T20 मैचेस, T का नंबर क्या है 20, V22 विक्ट्री साइन 22, विक्ट्री कैसे दिखाते हो यार, ऐसी तो दिखाते हो विक्ट्री, तो V का नंबर क्या हो जाएगा 22, और कुछ आपने इजोटी में याद कर लिए हैं, यस और नो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग याद कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? इसके अलावा भी काफी सारे आई विल से काफी सारे तरीके हैं याद करने के, बट एज इट इज जरूरत नहीं पड़ती है इतनी आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि आपके पास टेक्निकल के लिए ही काफी कुछ याद करने को है उसमें, ठीक है। तो एज इट इज आई विल से इजोटी से आपका काम चल जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन हो जाएंगे इससे हो जाएंगे। क्वेश्चन आता भी है इसमें, जो लेटर एनालॉजी है या मैं कहूँ कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन वो पूछ लेता है इसमें। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। अब इसका रिवर्स डायरेक्शन में अगर नंबरिंग लिखना स्टार्ट करें, रिवर्स या बैकवर्ड बोलूं मैं, रिवर्स बोल दो बैकवर्ड बोल दो, Z1, Y2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर है? तो जो फॉरवर्ड और जो रिवर्स डायरेक्शन है किसी भी अल्फाबेट का, उसकी जो नंबरिंग का सम होगा वो 27 हो। ए ले लो यार, ए का जो रिवर्स डायरेक्शन से जो नंबरिंग आ रही है वो 26 आ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से 1 आ रहा है, तो सम कितना बनेगा, सम ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ एनी नंबर, सो दैट इज 27। तो फ्रेंड्स कोडिंग डी कोडिंग में या फिर एनालॉजी वाले पार्ट में जो आपका लेटर एनालॉजी है, इसमें 27 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, 27 इज अ इंपॉर्टेंट नंबर, 27 एक इंपॉर्टेंट नंबर है कोडिंग डी कोडिंग में।
और एनालॉजी वाले पोर्शन में, लेटर एनालॉजी में। तो 27, तो अगर आपको इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की नंबरिंग पता है तो रिवर्स की निकाल लोगे 27 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अगर तुम्हें रिवर्स की पता है तो फॉरवर्ड की निकाल लोगे, यस और नो, 27 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो काफी सारे क्वेश्चंस 27 पर भी बेस्ड होते हैं कि सर उसका सम ही उसे 27 बनाना है। काफी सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। 27 इज अ इंपॉर्टेंट नंबर। कोडिंग डिकोडिंग में काफी सारे क्वेश्चंस 27 नंबर पे ही हैं, ठीक है, कि सर सम 27 बन रहा था। 27 का मीनिंग क्या है कि सर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन से जो नंबरिंग होगी किसी भी लेटर की, उसका जो सम होगा वो 27 होगा। सभी में चेक कर लो, 22 और 5 27, ई में चेक कर लो, जे में चेक कर लो यार, ठीक है, जे में चेक कर लो, 17 + 10 27, 27, सभी में चेक कर सकते हो लाइक दिस, यस और नो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार जो 27 जो नंबर है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अस। तो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो 27 का हम ध्यान रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में और इसमें लेटर एनालॉजी में, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन लेटर एनालॉजी नाउ। तो लेटर एनालॉजी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार। हाँ जी, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। So let's try to solve the question on letter analogy. हाँ जी, so let's try to solve this question. Yes, try to solve this question. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एनालॉजी पे यार। Yes, Amit has answered as option D. So let's check. हाँ जी, नंबरिंग कर लेता हूं यार, कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। 4 8 JKL, J10 L12 हो जाएगा, O15 P16 हो जाएगा यार, जोटी से याद किया ना मैंने। E5 है तो D4 हो जाएगा, 8 J10 है तो L12 हो जाएगा, O15 है तो P16 हो जाएगा, B2 होता है D4, F6 H8। क्या रिलेशन बन रहा है? 4 8 12 16 2 4 6 8। तुम ध्यान से देखो तो D और B में क्या रिलेशन है? हाफ है। H और D में क्या रिलेशन है? हाफ है। तो मैं 1/2 से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन्हें। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 को 1/2 से किया 4, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 6, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 8। 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। सिमिलरली इसकी भी नंबरिंग करो यार। मैंने इन दोनों में एक रिलेशन निकाल दिया है, F6 L12 R18 X24। तो हाफ से डिवाइड कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? 3 6 9
12, 3 से C आएगा, 6 से F आएगा, 9 से I आएगा, 12 से L आएगा। तो आंसर तो CFIL बनना चाहिए यार, ऑप्शन बी। यस और नो? तो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन यार। तो CFIL तो एक आसान सा क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो जरूरी नहीं हाफ हो, तो कई बार वो इनके बीच में कुछ नंबर ऐड भी होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है, ठीक है। तो कुछ भी यूज कर सकते हो। डिवाइड जो बोर्ड मास में होता है आपका, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई कर लो 1/2 से या डिवाइड कर दिया है, तो इवन प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो जो भी उनकी नंबरिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन से या रिवर्स डायरेक्शन से, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वो किसी नंबर को फॉरवर्ड डायरेक्शन से दे देता है लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देता है, वो रिवर्स डायरेक्शन से दे देता है। तो सम कितना हो जाता है उनका, 27 हो जाता है। या यहाँ पर दे दे वो, कोरस्पॉन्डिंगली जो सम हो जाएगा वो 27 हो जाएगा उन लेटर्स का। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार फ्रेम किया गया है जिसमें सम 27 है। तो 27 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि 27 इंपॉर्टेंट नंबर है यार। लेटर्स जब भी स्टडी करते हो तो जो 27 वाला जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं यार, इसमें कुछ नंबर से रिलेटेड एनालॉजी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नंबर एनालॉजी, नंबर्स देखते हैं कुछ। तो 3 ही टाइप की एनालॉजी है मेनली, इससे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो मेन तो इसमें रिलेशंस हैं, जो तुम्हारा जनरल अवेयरनेस है, क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एंटोनिम, सिनोनिम का क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेनली जो रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है गेट का, अगर तुमने देखा हो तो इसमें पजल पूछी जाती है यार। सिटिंग अरेंजमेंट से पजल हो सकती है, कोई दूसरी पजल हो सकती है, जरूरी नहीं सिटिंग अरेंजमेंट की पजल हो। तो पजल्स पूछी जाती हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो DI से क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, 2 नंबर की एक पजल रहेगी। तो दैट कैन बी फ्रॉम, आई विल से, जो ये रीजनिंग वाला सेक्शन होता है उससे ही वो पजल आती भी है, ठीक है। तो पजल रहेगा, एक एक मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं एनालॉजी, और उसके अलावा भी वो क्वेश्चन पूछता है जो आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यार, अब ऑप्शन डी। सो लेट्स सी दिस हियर। डिफरेंस से तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, डिफरेंस से तो नहीं बनेगा यार ये। 72, 74, 74 इसमें ऐड कर लो, देखो कुछ बनेगा क्या, उससे तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आई विल से, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो नंबर एनालॉजी वाला पार्ट है, तो मेक श्योर जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कोई ऑप्शन निकाल लो। हो सकता है आपके पास कोई और लॉजिक भी हो, आपके पास कोई और लॉजिक भी हो, जैसे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। तो कई बार तुमने क्वेश्चन देखा होगा, या इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर है रीजनिंग में,
रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जहां पर किसी क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो जाता है लॉजिक के साथ, कि सर लॉजिकली आई हैव फाउंड द आंसर, ओके, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो आपको एग्जामिनर के पैटर्न, आई विल से एग्जामिनर के पैटर्न पर सोचना पड़ेगा कि उसने क्या ध्यान में रखकर उस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं यार क्या हो सकता है। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास के नंबर दे रखे हैं, 49, 121 ये दे रखा है उसने यार, ठीक है, 49 दे रखा है, 121 दे रखा है, कुछ इस तरीके से उसने दे रखा है यहाँ पर। तो ये तो 7 का स्क्वायर -1 बनेगा यार, ये 11 का स्क्वायर +1 बनेगा, यस और नो, ये 13 का स्क्वायर -1 बनेगा। तो इसका मतलब यार इसने प्राइम नंबर लिए हैं, प्राइम नंबर चूज किए हैं, 7, 11, 13। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, यहां पर हो रहा है -1, यहां पर +1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, हाँ जी, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां प्लस है, तो यहां भी +1 होगा। क्लियर है? तो 7, 11, 13, 15 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होने वाला है, 17, यस और नो। सो दैट इज 17 स्क्वायर +1, सो दैट विल बी 290। तो 290 इसका आंसर बनेगा, 289 +1 290, +1 290। हाँ जी, एक क्वेश्चन और सोल्व करो इसी में यार। हाँ जी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बनेगा यार, 520, 738, 350 है कोरिलेशन, 520 और 738 में कोरिलेशन है। हाँ जी, अब देखो क्या है, अगर तुम्हें परफेक्ट क्यूब्स नहीं आते हैं तो आने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो आने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का तुम्हें पता होना चाहिए। रीजनिंग कर रहे हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सर मुझे पता है, ठीक है, जो सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर के जो क्वेश्चन होते हैं, इवन कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है, और ये जो आई विल से इसमें जो लेटर एनालॉजी, इसमें नंबर एनालॉजी में ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर पता हो तुम्हें, एटलीस्ट 30 तक आने चाहिए, क्यूब्स भी पता हो, 12, 13 तक पता हो क्यूब्स, ठीक है। देन इसमें मैं बोलूंगा कि सर ये 512 के आसपास का नंबर है, सो दैट इज 8 क्यूब + 8, 8 का क्यूब होता है 512, 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 8 512 + 8, तो n क्यूब + n जो ये नंबर है, सो दैट इज ऑफ द फॉर्म n क्यूब + n। सिमिलरली 738 सर 729 एक क्यूब होता है 9 का, सो 9 क्यूब + 9, 8 क्यूब + 8, 9 क्यूब + 9, एक आगे हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है राइट साइड पर, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है, राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो डिक्रीज करना पड़ेगा। 350 सर 7 का क्यूब 343 + 7, 343 + 7 350। क्लियर है? तो मुझे लेफ्ट में अगर वापस आना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना यार, एक 7 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6, 6 का क्यूब + 6 बनेगा,
216 प्लस 6 222, एन क्यूब प्लस एन सीरीज। जब सीरीज करते हो तो एन क्यूब प्लस एन सीरीज भी करते हो, एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एन, सिर्फ एन क्यूब, एन स्क्वेयर प्लस वन, एन स्क्वेयर माइनस वन, एन स्क्वेयर प्लस माइनस एन, तो सारी सीरीज तुम करते हो। ठीक है, तो सीरीज से रिलेटेड मेरे कुछ लेक्चर्स भी हैं योरपीडिया यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख भी सकते हैं। सीरीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रीवियस ईयर गेट के मैंने कवर भी किए, मैं योरपीडिया यूट्यूब पर चेक भी कर सकते हो आप। अराउंड मेरे ख्याल से कुछ 25 से 30 क्वेश्चन थे, सो दैट आई हैव कवर्ड लाइव आल्सो ऑन दिस। ओके, सो ये था फ्रेंड्स इसका आंसर। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So last time we have discussed 3 types of analogy: word analogy, एंटोनिम, सिनोनिम, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है वर्ड एनालॉजी। देन लेटर एनालॉजी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। देन नंबर एनालॉजी। क्लियर है? सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। CX is to TH, similarly PG is to, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए। ऑप्शंस आर हाँ जी, so I think must be clear with this. हाँ जी, CX is to TH, then PG is to, हाँ जी, आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यार हम नंबरिंग करते हैं हर बार, जैसे आपको पता है C3 XYZ, हाँ जी नंबरिंग कर लो।
हाँ जी, 3 से 20 प्लस 17, 24 से 8 माइनस 16, कर सकते हैं ऐसे, चेक कर लेते हैं यार। हाँ जी, 16 से आगे प्लस 17, सिमिलरली जो फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस 17 करना है, सेकंड लेटर में से आई विल से माइनस 16। 16 प्लस 17 33, हाँ जी, 7 माइनस 16, करिए जल्दी से। हाँ जी, तो अब 7 माइनस 16 है, तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 26 प्लस 7 33 भी लिखा जा सकता है यार, तब भी तो वही आएगा, तब भी तो वही आएगा, 26 प्लस 7 33 भी आ सकता है, अदरवाइज तो 7 से माइनस 16 तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए चलना। तो 7 को आई विल राइट, 7 को क्या करूंगा मैं, 26 ऐड कर दूंगा तो 33 बन जाएगा, 33 में से 16 गए, सो दैट इज आई विल से 17। हाँ जी, तो यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर 17 आ जाएगा और दूसरे में कितना आ जाएगा, सो दैट इज 33। हाँ जी, 16 प्लस 17, सो दैट इज 33। 33 और 17 पर चेक कर लो कौन कौन से लेटर्स आएंगे। हाँ जी, 33 पे कौन सा आएगा बताइए, 26 पे तो Z आएगा, दोबारा से 7 ऐड करना पड़ेगा यार। 7 किसका होता है, E इज 5, F इज 6, सो G इज 7, तो G आ जाएगा 33। हाँ जी, 33 इज G। हाँ जी, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 17। तो Q, O is 15, P is 16, Q is 17। सो G Q आ जाएगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, उसने एक ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो लेट्स क्रॉस चेक इट आल्सो, इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। C is 3, X is 24, T is 20, H is 8, P is 16, G is 7। 3 से 8 प्लस 5, 24 से 20 माइनस 4, प्लस 5 आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर इधर माइनस 4 आ जाएगा, तो ऐसे भी तो पॉसिबल है, 16 और 5 21, 7 माइनस 4 3, सी सी यू, तो सी यू पॉसिबल है, जी क्यू पॉसिबल है, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस, तो दोनों आंसर ही पॉसिबल हैं, ठीक है, तो ऐसे भी आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है और ऐसे भी आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैंने रिलेशन सी और एच में निकाला, फिर एक्स और टी में निकाला, यहाँ पर रिलेशन मैंने सी और टी में निकाला, फिर एक्स और एच में निकाला, तो दोनों में मैं ऐसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ जी, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन।
हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीन चार पाँच छः 5 7 10 13 P is a 16, Q 17, R 18, S 9। हाँ जी, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 3 से जो पास नंबर है सो दैट इज 5 + 2, 4 से 7 कोई पैटर्न बन रहा है, सो लेट्स फाइंड आउट सम पैटर्न। 5 से 10 + 5, हाँ जी, +2 +3 देन +2 +3 +5 +7, 16 और 2 18, 17 और 3 20, 18 और 5 23, 19 और 7 26। हाँ जी, 18 किसका होगा चेक करो यार। O is 15, P is 16, Q is 17, R is 18, 20 is T, V is 23, sorry, W is 23, V is victory 22, Z is 26. So R, T, W, Z will be your answer. से करेक्ट कर लो यार, आई थिंक यहाँ W आएगा। हाँ जी, so that is W, R, T, W, Z will be your answer. So that is option A. So I think must be clear with this question. So let's do another now. नंबर एनालॉजी पर एक क्वेश्चन करते हैं। सीरीज एनालॉजी पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो यार, एनालॉजी में मैं बोलूंगा कि जैसे आपने एक क्वेश्चन मैंने जो करवाया उसमें 2 ऑप्शन पॉसिबल थे। ओके, सो डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। ठीक है कि सर इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये भी लॉजिकली करेक्ट है, ये भी लॉजिकली करेक्ट है, तो आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल। सीरीज में हो जाता है कई बार ऐसे, ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर में भी हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शंस क्या सेट किए हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू फाइंड आउट दैट लॉजिकल पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें 2 आंसर्स पॉसिबल थे। I think must be clear with this. So let's do this type of question. Sir 29 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 है, 319 किसी के आसपास का स्क्वायर हो, और तो 18 स्क्वायर माइनस आई विल से 324 -5,
ठीक है, एज इट इज कुछ बन नहीं रहा है, तो कैसे हो सकता है फर्दर। अब देखो आप चेक कर सकते हो 29 और 23 में +6 ऐड कर दिया, तो सिमिलरली 319 में +6 ऐड कर दिया, तो 325 कैन बी वन ऑफ द आंसर्स, बट वो दिया ही नहीं हुआ उसने। सोचने का तरीका काफी कुछ हो सकता है, यू कैन थिंक ऑन अनदर पैटर्न, सो दैट शुड बी लॉजिकली करेक्ट, so that should be logically correct, answer can be possible but you have to think on examiner lines. okay, so 29 का मैं बोलूंगा 319 को डिवाइड करके देख लो यार 29 से, हाँ जी चेक कर लो एक बार 29, so that is I will say 11 times, 29 into 11 is 319, 23 into 11 चेक कर लो, so that is 253. So 253 कैन बी वन ऑफ द आंसर, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, बट वी हैव टू थिंक ऑन एग्जामिनर लाइंस, तो आंसर हो सकता था ये। और कैसे हो सकता है, तो यार जो डिजिट्स है उनका सम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 29 into 11 319, into 5 145, सॉरी चेक करो यार से 23 है ये, सॉरी 23 into 5 हाँ जी, सो दैट इज 115, तो इसका एक आंसर क्या है 115। ये भी हो सकता था जो मैंने दूसरा बताया इसमें, 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो देन वो 253 आता, बट वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो मैं नहीं लूंगा ना यार उसे, ठीक है, उसे नहीं चुनूंगा। सो अकॉर्डिंगली ऐसे भी तो पॉसिबल है, यस, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो ऐसे किया है, जो भी डिजिट्स का सम है उसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ जी, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्ड एनालॉजी। हाँ जी, किंग इज टू थ्रोन, सिमिलरली राइडर इज टू, king sits on a throne, similarly rider sits on, I will say, saddle on the back of horse, horse के ऊपर क्या लगाते हैं, सैडल लगाते हैं जिस पर राइडर बैठता है, क्लियर है, किंग थ्रोन पर बैठता है, तो सिमिलरली राइडर किस पर बैठता है, सैडल पर, एम आई क्लियर। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ओके ओके।
So let's start today's class with analogy. So last time we have discussed some questions, and this time in this class, so this is the last class on analogy. We are going to practice some more questions. So I have covered with you word analogy, letter and number analogy. जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं. Okay, so first of all, let us take the question from word analogy. Money is to misappropriation. Money is related to misappropriation. In the similar way, you need to give me answer for writing. Writing is related to. Options are deception, mistake, plagiarism, theft. Yes, this is the question. So this question is related to word analogy. Yes, answers from your side. हाँ जी, तो मनी का मिस एप्रोप्रिएशन होता है. ठीक है, तो मनी के साथ आप क्या करते हो? मिस एप्रोप्रिएशन. मनी का आई विल से हिंदी में गबन बोलते हो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. ठीक है, तो सिमिलरली राइटिंग के लिए क्या होता है? सो दैट इज प्लेगरिज्म. राइटिंग के लिए क्या होता है? दैट इज प्लेगरिज्म. हाँ जी, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस. तो अगेन फ्रेंड्स, आई विल से ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है उस पर बेस्ड हैं. ठीक है, तो अगर आपने इसके प्लेगरिज्म के बारे में, मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में नहीं सुना है, सो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो मनी का क्या करते हो? मिस एप्रोप्रिएशन करते हो. ठीक है, मनी का क्या आप नेगेटिव यूज करते हो? सो दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन. और राइटिंग, ठीक है, किसी और का आपने कंटेंट यूज करा, दैट इज प्लेगरिज्म. Moon is to satellite. Similarly, Earth is to Sun, planet, solar system round. Yes, try to solve this question. यस, तो लास्ट क्वेश्चन आई विल से जो उसका नेगेटिव यूज है वो ही कर रहे थे आप. ठीक है, तो मनी का मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे थे. ठीक है, एंड राइटिंग का क्या हो सकता है? प्लेगरिज्म हो सकता है, किसी और का कंटेंट अगर आप कॉपी करते हो. ठीक है, मून इज टू सैटेलाइट. सिमिलरली अर्थ इज रिलेटेड टू. तो मून और आई विल से या तो मून और अर्थ में रिलेशन बना लो, देन सैटेलाइट और क्वेश्चन मार्क में, या फिर मून और सैटेलाइट में. तो सिमिलर जो रिलेशन बनेगा वो ही आपको अर्थ और क्वेश्चन मार्क के बीच में यहां पर. Naeem, yeah, you can contact on this number. You can contact on this number if you are having any query.
you can contact on this number 9855273076. Gurvinder sir, you can contact on this number if you are having a query like this. हाँ जी, मून इज टू सैटेलाइट, सिमिलरली अर्थ इज रिलेटेड टू। तो जैसे आपको पता है मून एक सैटेलाइट ही है, मून इज अ सैटेलाइट, मून इज अ सैटेलाइट, तो सिमिलरली अर्थ इज अ प्लेनेट। मून इज अ सैटेलाइट, सो अर्थ विल बी अ प्लेनेट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या दिए हैं, ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे वर्ड एनालॉजी पर क्वेश्चंस है, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी वी हैव डिस्कस्ड। यस्टरडे इज टू टुमारो, March is to. Yesterday is related to tomorrow. Similarly, March is related to. This is the question. April, May, January, June. हाँ जी, तो यस्टरडे और टुमारो में रिलेशन अगर मुझे निकालना है तो यू नो दैट टुडे से अगर एक दिन पीछे चले जाए तो यस्टरडे, और टुडे से एक दिन आगे चले जाए टुमारो। सो दैट मींस जो डिफरेंस है, सो दैट इज +2, 2 स्टेप फॉरवर्ड, यस्टरडे टू टुमारो। तो यस्टरडे से टुमारो, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम यस्टरडे टू टुमारो, सो यू हैव टू प्रोसीड 2 स्टेप फॉरवर्ड। ओके, यस्टरडे के बाद टुडे आएगा, टुडे के बाद टुमारो आएगा। सिमिलरली मार्च में मुझे +2 करना पड़ेगा। अब यहां पर डे ना होकर यहां पर मंथ है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, सो माय आंसर वुड बी मई। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरऑल नॉलेज, तो वर्ड एनालॉजी पर जो क्वेश्चन बनेगा, सो दैट विल बी ऑन योर ओवरऑल नॉलेज। तो जो लेटर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस और अल्फाबेट्स की नंबरिंग की नॉलेज, ठीक है, वो तुम्हें होनी चाहिए, उससे वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। बट हेयर इन वर्ड एनालॉजी यू नीड टू हैव ओवरऑल नॉलेज, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, या इंग्लिश से कोई क्वेश्चन ले लूं, या फिर कोई जनरल साइंस पॉलिटी से क्वेश्चन, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लूं, सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लूं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, कहीं से भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर पिक कर सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन पार्ट ऑफ वर्ड एनालॉजी, ठीक है। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन होगा, और हो सकता है वहां पर आपसे सॉल्व ना हो, बेशक आई विल से 1 मार्क का ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इजी ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बट क्वेश्चन कैन बी मेड डिफिकल्ट, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। कि सर वर्ड एनालॉजी, एनालॉजी इतना सिंपल चैप्टर है, सिंपल नहीं है। वर्ड एनालॉजी में तुम्हें ओवरऑल नॉलेज चाहिए वहां पर, ठीक है। जो नंबर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, ठीक है, वहां पर आप लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें अगर ओवरऑल नॉलेज नहीं है, सर मुझे मून और सैटेलाइट में रिलेशन ही नहीं पता, अर्थ क्या है, तो यार ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट है ना आपका, ठीक है। सर मैंने प्लेगरिज्म के बारे में सुना ही नहीं है, ठीक है, तो अगेन ये आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है, या इंग्लिश का भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ओवरऑल नॉलेज चाहिए वर्ड दिस वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ जी, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। Philatelist is 2 stamps. Numismatist is 2. Coins, maps, jewels.
samples. Yes, so this is a question now. अगेन ये क्वेश्चन आई विल से ये इंग्लिश में तुम स्टडी करते हो यार, जब आप जनरल इंग्लिश अपना तैयार करते हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड अब ये हॉबीज होती हैं। अगर कोई स्टैम्प, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प, तो जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे आप फ्लैट लिस्ट बोलते हो। कलेक्शन, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, सो दैट इज फ्रॉम बी टू ए, तो उसे आप फ्लैट लिस्ट बोलते हो। सिमिलरली न्यूमिस्मेटिस्ट किसको बोलते हो, जो किसकी कलेक्शन करता है, कॉइन्स की, मैप्स की, ज्वेल्स की, सैंपल्स की। तो न्यूमिस्मेटिस्ट इज रिलेटेड टू जो कि कॉइन्स की कलेक्शन करता है। क्लियर। तो अगेन तुम्हारा नॉलेज उसने चेक किया है, अगर नॉलेज है तो ही तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। अब एनालॉजी का क्वेश्चन जब मैंने बोल दिया ओवरऑल नॉलेज है तो कहीं से भी फ्रेम कर सकता है वो, ठीक है। तो जैसे तुम देखोगे कि सर कोडिंग डी कोडिंग में भी वही जो हम जो लेटर एनालॉजी में यूज कर रहे हैं, नंबर एनालॉजी में यूज कर रहे हैं, वो ही वहां पर ऑपरेशंस का यूज कर रहा है। यस, एक और क्वेश्चन करो इसमें। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम डायरेक्शन आल्सो, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट, सिमिलरली साउथ इज टू। हाँ जी, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट, सिमिलरली साउथ इज रिलेटेड टू, वेस्ट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, सिमिलरली साउथ इज रिलेटेड टू, या वेस्ट और साउथ में कोई रिलेशन है, सो सिमिलरली साउथ, नॉर्थ ईस्ट और क्वेश्चन मार्क में कोई रिलेशन। तो यार इसके लिए डायरेक्शन चार्ट यू कैन ड्रॉ। सो डायरेक्शन चार्ट, सो दैट इज न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज भी तो यही है, सभी डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज। हाँ जी, तो 90 डिग्री पर हैं ये, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो 45 पर होगा, साउथ ईस्ट 45, साउथ वेस्ट 45 एंड नॉर्थ वेस्ट भी 45। मेन डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर जो 45 डिग्री पे मैं बनाऊंगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। देखने वाली बात क्या थी, मेन डायरेक्शंस हैं इनमें 90 डिग्री है आपस में, एंड इसके अलावा जो सब डायरेक्शंस हैं इनमें भी आपस में 90 डिग्री है, बट एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, सो दैट इज 45। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 45, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट 45। क्लियर। क्वेश्चन को जैसे मर्जी स्टडी कर लो यार। वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कोई रिलेशन है, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट, यस, वेस्ट, वेस्ट, सॉरी, वेस्ट इज टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो मुझे 90 प्लस 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ जी, तो साउथ से चेक कर लो यार, साउथ से क्या बनेगा आपको। हाँ जी, साउथ क्या बन जाएगा आपका, साउथ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ से वेस्ट 90 डिग्री एंड साउथ से नॉर्थ वेस्ट 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सो आंसर वुड बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए।
या इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो रिलेशन है मेरा, वेस्ट और साउथ में जो रिलेशन है, सो दैट इज अ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां हो जाएगा, सो दैट इज दिस, तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ जी, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा यार, दोनों से आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो, साउथ ईस्ट नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। यस, आंसर वुड बी नॉर्थ वेस्ट। I think must be clear with this. हाँ जी, so I think must be clear with this question. तो यार इसमें कुछ था नहीं खास, अगर मैं इसे रब कर लूं, हाँ जी, दो तरीके से कर सकता था इस क्वेश्चन को, एक है वो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या रिलेशन है, 135 डिग्री दिस क्लॉकवाइज, तो साउथ से भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलो। हाँ जी, तो 90 तो वेस्ट तक हो गया और 45 ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आ गया। या फिर मैं दूसरे तरीके से चल लेता, वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट और साउथ के बीच में रिलेशन देख लिया मैंने, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट इज रिलेटेड टू साउथ, तो वेस्ट से अगर साउथ चलना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट से भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज दिस साइड, तो ये सब डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट ही होगा ना 90 डिग्री पे, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों से रिलेशन क्या आ रहा, नॉर्थ वेस्ट, सो माय आंसर वुड बी नॉर्थ वेस्ट। Okay, so friends, these were some of the questions from my side for the day. तो वर्ड एनालॉजी में यार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पे तो जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। एंड बेसिकली अगर वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हारा नॉलेज ही वो चेक कर रहा होगा वहां पर, ठीक है। लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी आई विल से वो इजी होगा एज कम्पेयर टू वर्ड एनालॉजी, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, कि कई बार डिजिट्स का सम है, डिजिट्स का डिफरेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, उसमें डिवीजन कर दिया, तो उसमें वो ही टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और लेटर एनालॉजी में भी लेटर्स की जो नंबरिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिवर्स डायरेक्शन से, जिनका सम होता है 27, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है, या फिर उसमें फर्दर उसने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस कर दिया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। सो उसका जो क्वेश्चन है आई विल से कि एक सेट पैटर्न पे रहता है फॉर लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी, जो कि तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हो। बट अगर क्वेश्चन आता है वर्ड एनालॉजी से, सो क्वेश्चन कैन बी डिफिकल्ट, क्वेश्चन डिफिकल्ट फ्रेम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? अगर इन केस तुम रिलेशन ना एस्टेब्लिश कर पाओ, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, तो सिमिलर रिलेशन आपने फिर साउथ के साथ भी एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब इसमें एंटोनिम सिनोनिम डिफिकल्ट कैसे बनाना है मुझे क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम, या फिर मैंने जनरल नॉलेज का कुछ पार्ट डाल दिया, साइंस का कुछ पार्ट डाल दिया, कैपिटल सिटीज पूछ लिए, रिवर्स के बीच में रिलेशन पूछ लिया, ठीक है, सो दिस रिवर, रिवर का नेम दे दिया और सिटी का नेम दे दिया, ठीक है,
दिस सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, तो सिमिलरली इस रिवर पर कौन सा सिटी सिचुएटेड है, तो क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज पार्ट। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है, कैपिटल से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, करेंसी से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, जो कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आप अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी करके आए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो कोई कुछ भी दे सकता है, वो किसी का कलेक्शन हॉबी दे सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, कोई डिजीज दे सकता है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वर्ड एनालॉजी में। ओके, तो वर्ड एनालॉजी आई विल से क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा नॉलेज पर बेस्ड रहेगा। हाँ, बट फ्रॉम लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मेक श्योर कि आप वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ओके, so thank you very much friends, keep watching your PDF, thanks once again।